नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर जियोपॉलिटिकल टेंशंस तक, देश विदेश की इकोनॉमीज की बात हो या कमोडिटी और क्रिप्टो की हलचल को समझना हो, शेयर बाजार की उतार चढ़ाव हो या म्यूचुअल फंड्स की चाल को समझना हो, बैंकों की बात हो या रेगुलेटर्स की, इन सभी से जुड़े मसलों को इस शो में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। चर्चा को आसान बनाने के लिए, सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशंस की और ग्लोबल लेवल पर आने वाले बदलावों की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील कब होगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन दोनों देशों के बीच मनमुटाव अपने चरम पर है। इसी बीच भारत अब अमेरिका से बढ़ते ट्रेड टेंशंस और नए मार्केट की तलाश के लिए RCEP में दोबारा शामिल होने की योजना बना रहा है। क्या होता है RCEP? भारत फिर से RCEP में क्यों जुड़ना चाहता है? RCEP में वापसी के लिए क्या किया जा रहा है? तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे GST रेट रैशनलाइजेशन पर आए सबसे बड़े अपडेट। GST रेट रैशनलाइजेशन पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी GOM ने 2 दरों वाली GST स्लैब स्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। इस फैसले से टैक्स व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, कंज्यूमर्स और कारोबारियों को क्या फायदा मिलेगा, इसको भी एकदम आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे वोडाफोन आइडिया की। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया अपने केपेक्स के लिए नॉन बैंकिंग सोर्सेज से फंड जुटाने की योजना बना रही है। इसके अलावा कंपनी ने सरकार से मार्च 2026 समय सीमा से पहले AGR मामले को सुलझाने का आग्रह किया ताकि बैंकों का भरोसा बढ़े और वित्तीय सहायता मिल सके। और तो और वोडाफोन आइडिया के लिए इस तिमाही में राहत की खबर आई। क्या है वो खबर? कंपनी के लिए आगे की चुनौतियां क्या क्या है, एकदम इसको भी आसान भाषा में इसको भी डिकोड करने की कोशिश करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारत दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक समझौते यानी RCEP में दोबारा शामिल होने पर विचार कर रहा है। RCEP क्या है, पहले इस बात को समझिए। RCEP दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है। इसमें दुनिया की 30% अर्थव्यवस्था और 30% आबादी शामिल है। इसमें 15 देश हैं, जैसे 10 एशियन देश जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और इस पर आप जोड़ दीजिए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इससे पहले साल 2019 में भारत इस समझौते से पीछे हट गया था। उस समय कहा गया कि भारत का व्यापार घाटा और बढ़ जाएगा, किसानों और छोटे उद्योगों को नुकसान होगा और चीन से सस्ता माल बाजार में भर जाएगा, यानी डंपिंग यार्ड बन जाएगा। प्रवीण सर, क्या हालात बदल गए कि फिर से भारत RCEP में जुड़ने की प्लानिंग कर रहा है? बिल्कुल, देखिए 2019 में जब भारत ने इस ग्रुप को ज्वाइन न करने का फैसला लिया था, तब कुछ बड़ी चिंताएं भारत के सामने मौजूद थी सर। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका का जैसी व्यवस्था या जिस तरह की परिस्थितियां आज इमर्ज हुई हैं जी। वो परिस्थितियां उस वक्त नहीं थी। उस वक्त भारत ने अमेरिका के साथ रहकर जो RCEP है, जिसमें आपके 15 कंट्रीज़ हैं और दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है ये RCEP। अब भारत की चिंताएं वहाँ उस वक्त क्या थी? एक तो किसानों से जुड़ी समस्याएं थी कि क्या किसानों को कोई गारंटी होगी वहाँ पे। दूसरी चिंता ये थी कि कहीं भारत डंपिंग यार्ड ना बन जाए, जैसा आपने कहा, चाइनीज़ गुड्स का और ऑस्ट्रेलियन और जो न्यूजीलैंड है उनके डेयरी प्रोडक्ट्स का। तो जो चिंताएं दरअसल अभी भारत की अमेरिका के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील को लेके है, एक उसको लेके जो एक अड़ंगा दोनों देशों के बीच में बना हुआ है, तकरीबन कुछ ऐसी ही चिंताएं उस वक्त RCEP को लेके थी और भारत ने तब इस पूरे के पूरे गुट से बाहर रहने का फैसला किया था। अब 2019 और 2025 के बीच में बहुत बड़ा फर्क आ गया है जी। और बहुत बड़ा फर्क आप समझिए कि इस साल अप्रैल से लेके अब तक आ गया है। जो फर्क ट्रम्प टैरिफ, बिल्कुल, जो फर्क ऐसा हुआ है जिसमें कि कभी भारत और अमेरिका और या नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प सबसे क्लोज दोस्तों के तौर पर जिनका जिक्र होता था, अब वहाँ पे एक बड़ी जो है वो कड़वाहट दिखाई दे रही है सरकारों के बीच में आपस में ट्रेड को लेके। ऐसे में अब जो रीअलाइनमेंट की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें भारत चीन के भी क्लोज जा रहा है, जिसमें रशिया के साथ और ज़्यादा पार्टनरशिप जो है वो गहरी हो रही है भारत की जी। उन देशों के साथ भारत रास्ते निकाल रहा है जहाँ पे कि जो नुकसान होना है 50% टैरिफ के बाद,
उसमें कहाँ सामान भेजा जा सकता है। जी। और उसमें कल एक बहुत बड़ी बात आई जब जो भारत में एम्बेसी है रूस की, उसके जो चार्ज डी अफेयर्स हैं रोमेन बबुश्किन, उन्होंने ये कहा कि जो सामान भारत का अमेरिका नहीं जा पाएगा, रूस उस सामान को लेने के लिए तैयार है। जी। तो अब उस कड़ी में भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील और उसके बाद भारत का अगला पैंतरा ये साबित हो सकता है कि भारत RCEP को ज्वाइन करे। सर 5% कम दर पर क्रूड ऑयल भी लाने की बात हो रही है रशिया से। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम 5% सस्ता क्रूड ऑयल भारत को देंगे, तो एक एडिशनल डिस्काउंट भारत को, मतलब उधर से जितना लॉस होगा इधर से आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि भारत ने रूस से तेल की जो सप्लाई है उसको भी इंटैक्ट रखा, वहाँ पे भी कोई कमी, कोई गिरावट भारत लाने को तैयार यानी जो नहीं बीच में जो खबरें आ रही थी सर कि OMCs को कहा गया, अंदर खाने कहा गया कि भाई आप इंपोर्ट कम कर दीजिए, वो बात सब गलत थी? नहीं, अभी उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें भारत ने सब्सटेंशियली डाउन किया हो क्रूड का इंपोर्ट। तो अमेरिका के, देखिए कल भी हमने इस बात की चर्चा की थी, कल में, या ये कहें कि पिछले 24 घंटे के भीतर 3 बड़े बयान अमेरिका की तरफ से आए। निक्की साहब को भी कोट कर दीजिए। हाँ, हेले निक्की के अलावा जो 3 बयान आए उसमें प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट का बयान आया, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं बेसेंट स्कॉट, उनका बयान आया, स्कॉट बेसेंट का बयान आया, और जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइज़र हैं आपके पीटर नवारो, इनका बयान आया। तीनों के बयान एक तर्ज पे हैं। कैरोलिना लेविट ने कहा कि भारत पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। सैंक्शंस लगाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और ये हमने चीज़ देखी थी जब भारत ने 98-99 में जब भारत ने वाजपेयी जी की सरकार थी और परमाणु बम परीक्षण किए थे जी, उसके बाद भारत पर सैंक्शंस लगाए गए थे। पोखरण वाला ना, उसके बाद भारत पे सैंक्शन लगाए गए थे। अभी जो लगे हैं वो टैरिफ लगे। टैरिफ को सैंक्शंस कहना, सैंक्शंस दरअसल, और देखिए कल भी जो बात आई उसमें इस बात को लेके कोई क्लैरिटी नहीं दी गई कि साहब सैंक्शंस का स्वरूप क्या है। तो अभी जो लगे हैं वो टैरिफ लगे। क्या अमेरिका भारत पर सैंक्शंस लगा सकता है? क्योंकि अमेरिका बार बार इस बात को कह रहा है कि अगर आप रूस से ऑयल परचेज जारी रखेंगे तो आपको कड़े उनका टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अब दूसरा इसका बस एक पहलू है, मैं बहुत क्विकली इसको समअप करूंगा कि जो अलास्का में बैठक हुई उसके बाद यूरोपियन यूनियन के सारे जो देश हैं बड़े, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंचे, चाहे कियर स्टारमर हो, चाहे मेलोनी हो इटली की वो जी, या आपके फ्रांस के राष्ट्रपति हों, या फिर आपके जेलेंस्की हों, सब पहुंचे, ट्रंप के साथ मीटिंग हुई, और वो रास्ते अब तलाशे जा रहे हैं जिसमें रूस के साथ पीस डील करके यूक्रेन को एक सिक्योरिटी जो थ्रेट है उससे बचाया जा सके। यानी यूक्रेन की सुरक्षा कैसे होगी, इसका एक अल्टरनेटिव प्लान तैयार हो रहा है, और उसके साथ रूस के साथ डील की बात हो रही है। अगर वो पीस डील हुई तो क्या भारत पर लगे हुए जो टैरिफ हैं ऊंचे वो भी घट जाएंगे? ये एक इसका दूसरा पहलू है। सर मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जब आपने अलास्का की बात की तो इसी के साथ SCO मीटिंग पर भी आप अपने कुछ कमेंट दे दीजिए। और दूसरी, जो चीन के जो रिप्रेजेंटेटिव जो भारत आए हुए हैं सर, वो पाकिस्तान भी जाएंगे? नहीं, वो तो पाकिस्तान क्या, वो पहले काबुल गए। काबुल में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान तीनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक हुई, जिसमें कि जो CPEC है उसको काबुल तक ले जाने की बात हुई है अब। और उसके बाद वैंग यी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, वो फिर पहुंचे पाकिस्तान। तो पहले इंडिया, देन काबुल, और उसके बाद पाकिस्तान। वो पूरा 2 दिन का दौरा उनका भारत में था जी। तो उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं सर? उस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। देखिए लास्ट कमेंट अबाउट SCO। चीन इस महीने के आखिर में प्रधानमंत्री SCO की समिट में जाएंगे बीजिंग। वहाँ पे उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात का होना तकरीबन तय है, एक बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जाने की बात है चीन के फॉरेन मिनिस्टर की, और उनके साथ उन्होंने साफ तौर पर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि पाकिस्तान हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, सदाबहार दोस्त है, जैसा रशिया भारत को लेकर, जैसा रशिया और भारत को लेके है। भारत चीन के साथ अभी जो डेवलपमेंट चल रहे हैं दरअसल उसमें कोई इमोशनल तरीके से चीन के साथ आगे नहीं बढ़ रहा। इस चीज़ भारत बहुत कॉन्शियसली इस चीज़ को देख रहा है कि किन चीज़ों पर हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं।
साफ तौर पे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने जब वेंगी के साथ बैठक हुई तो उन्होंने ये कहा कि डिफरेंसेस शुड नॉट बिकम डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स कह लीजिए, डिस्प्यूट्स में तब्दील ना हो। अब बात यह है कि डीएस्केलेशन भी किया जाए और ट्रेड भी किया जाए। जो अमेरिका की परिस्थिति है उससे परेशान चीन भी है, भारत भी है, रास्ते वो निकाले जाएं कि जहां डिफरेंसेस हैं उनको धीरे धीरे सुलझाया जाए, लेकिन ट्रेड और बाकी चीज़ों को भी आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सतर्कता के साथ भारत इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी दरों पर बड़ा अपडेट आ चुका है। जीएसटी की दरों को सरल बनाने के मकसद से आज एक अहम बैठक में केंद्र सरकार ने 2 टैक्स स्लैब्स को खत्म करने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पर बने इस मंत्री समूह यानी जीओएम की अध्यक्षता कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जो 2 स्लैब यानी 12% और 28% को खत्म करने का प्रपोजल दिया था उसको मान लिया गया। प्रवीण सर, यानी अब केवल 5%, 18% और 40% वाले जो स्लैब है उसके प्रपोजल पर आगे चर्चा विमर्श चलेगी? नहीं, देखिए अब सीधी बात ये आ गई, अगर इसको अगर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहें कि अब आम आदमी की जेब को राहत मिलने में बस एक कदम की दूरी रह गई है। आप कहना चाह रहे हैं सबसे बड़ा रिफॉर्म्स एक स्टेप बिल्कुल। देश का 91 के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म अगर कोई होने जा रहा है तो वो ये जीएसटी का रिफॉर्म है, जिसमें लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिलने वाली है। और अब वो बस एक जीएसटी काउंसिल की बैठक और उसमें इसकी मंजूरी मिलने का ही उसका इंतजार है। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने 5 और 18% के स्लैब को रखने की बात करी और 12 और 28% के स्लैब को हटाने की बात की। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है और जिस तेज़ी से सरकार इस पर आगे बढ़ रही है, जिसकी कल्पना भी हम इस साल के पहले छमाही तक भी नहीं कर पा रहे थे। जून तक भी इस बात की कोई कल्पना नहीं हो रही थी, जब हम बार बार इन चीज़ों का जिक्र कर रहे थे कि आखिर जीएसटी काउंसिल की बैठक क्यों नहीं हो रही। एग्जैक्टली सर, हम लोग लगातार कई स्टोरीज कर रहे थे बिल्कुल कि 8 महीने बीत गए, 9 महीने बीत गए, अभी तक कोई मीटिंग नहीं आ रही। इसके पीछे कई कारणों को भी हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, ट्रंप की टैरिफ की बात हो या इंडिया पाक के बीच में जो टेंशंस थे, कहीं वो तो बड़ी वजह नहीं है। लेकिन देखिए अंदर खाने कुछ अच्छी बड़ी चीज़ें पकड़े। बिल्कुल। अब देखिए हालात इस तेज़ी से हालात बदले हैं कि एक तरफ जहाँ बैठक होने का टाइमलाइन तय नहीं हो रही थी, वहाँ एक झटके में 2 स्लैब हटाए जाने की आधी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब सिर्फ आधी प्रक्रिया इस चीज़ की बची है और मुझे लगता है कि भले जो जीएसटी काउंसिल में और भी पार्टियों के शासित राज्य शामिल हैं बीजेपी के अलावा, लेकिन इस रिफॉर्म का विरोध शायद ही कोई पार्टी कर पाए, क्योंकि इसका ताल्लुक सीधे आम आदमी की जेब से है। नहीं सर, मेरा ये अगला प्रश्न यही होने वाला था कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। कई लोगों को कन्फ्यूज़न है, मान लीजिए हमारे व्यूअर्स में, वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि जीओएम या काउंसिल की जो बैठक, क्या मतलब अभी मान लिया जाए कि ये दोनों स्लैब खत्म हो चुके हैं या क्या होने वाला है? नहीं, देखिए खत्म हो चुके हैं ये मान लेना तो अभी गलत कहना होगा कि खत्म हो गए, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है दरअसल वो काफ़ी एडवांस स्टेज में अब पहुंच गई है। अब केवल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है वहाँ इस प्रस्ताव को एक तरह से सब राज्यों के वित्त मंत्री जो जीएसटी काउंसिल में होते हैं और वित्त मंत्री होती हैं, उनकी तरफ से अब इसको हरी झंडी या मंजूरी होनी है। उसमें प्रस्ताव को आएगा, पारित किया जाएगा और उसके बाद कानून की शक्ल लेकर ये वापस किया जाएगा। लेकिन सरकार का या प्रधानमंत्री ने जो 15 अगस्त को बोला कि आपको त्योहारी सीजन में बड़ी राहत मिलने वाली है जीएसटी रिफॉर्म के तौर पे, वो सरकार कोशिश करेगी और इस बार त्योहार भी जल्दी हैं। एग्जैक्टली सर। तो सरकार कोशिश करेगी कि इसको अक्टूबर के भीतर ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। और इसमें एक और बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि सरकार की नज़र इस बात पे भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीएसटी के रिफॉर्म सरकार तो कर दे, सरकार 28% का प्रोडक्ट उठा के 18% में डाल दे, लेकिन कंपनी उसका फ़ायदा ना दे। जिस कंपनी का प्रोडक्ट है मान लीजिए कोई, और कंपनी उस पर इधर उधर के हिसाब किताब बना के और लोगों को महंगा प्रोडक्ट दे और फायदा अपना वो करे, तो सरकार जो एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज है जीएसटी का, उसको भी फिर से लाने की बात कर रही है कि जहां कंपनियों पर नजर होगी कि वो इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ता को दें। सर, क्या इस बात को मैं अपने व्यूअर्स को आसान भाषा में समझाने के लिए ऐसे देखूं कि मान लीजिए आरबीआई जो है रेपो रेट कट करती है और कहती है कि भाई हमने तो रेट कट कर दिया, अब आप नीचे जो है नीचे तबके के लोगों को आप इस रेट्स को पास ऑन कीजिए ताकि उनको फायदा मिले, क्या यही बात है सर? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से रिजर्व बैंक ने 100 बीपीएस का रेट कट किया, लेकिन बहुत सारे बैंकों ने उसको
एज इट इज पास ऑन नहीं किया प्राइवेट सेक्टर बैंकों पर सबसे ज्यादा आरोप है। खास तौर पर। तो अब सरकार और रिजर्व बैंक का दबाव है कि आप इस जो रेट कट है इसको ट्रांसमिशन कीजिए, सीधा सीधा लोगों को फायदा दीजिए। इसी तरह का मसला जीएसटी के साथ भी उठ सकता है। जब रेट कट होंगे तो वहां भी सरकार की अब नजर होगी कि आखिरकार या अंत में आम आदमी को इसका पूरा फायदा मिल पाए। अगला सवाल सर, क्या बहुत जल्द हम लोग सुनने को मिल सकता है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी? बिल्कुल होगी, बहुत जल्द हो सकता है सरकार ने इसकी टाइमलाइन तय भी कर ली हो सकता है अगले 10 से 15 दिन में इसकी बैठक भी बुला ली जाए। जी। अगला सवाल सर, अगला सवाल मेरा ये है कि अब कहा जा रहा है, आपने कहा सर अपने संबोधन में भी कहा कि बहुत तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस बार आभास ही नहीं था लोगों को कि हाँ भाई इतना बड़ा कदम उठ सकता है, वैसे ही आभास हम लोग उस समय भी नहीं कर रहे थे जब बजट था सर। कोई नहीं सोच रहा था कि 12.75 लाख तक की अगर आपकी कमाई है तो उसको टैक्स जीरो कर दिया जाएगा। वाई? मेरा आपसे दो सवाल है, 12.75 हो, समय से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा करना हो, जीएसटी रेट्स को रैशनलाइजेशन करना क्या चाहती है सरकार? नहीं, देखिए सरकार ने, और मैंने शायद पहले भी हमने जब मनी सेंट्रल में डिस्कशन किया है तब भी मैंने ये कहा है, सरकार असल में अपनी जो एक अप्रोच थी टुवर्ड्स रेवेन्यू उसको लेके सरकार ने एक यूटर लिया है। जो 18, 19, 20 या आपके 2024 तक सरकार की एक अप्रोच थी कि किसी भी तरीके से सरकारी खजाने को खड़ा करना है, मजबूत बनाना, इस लेवल पे पहुंचाना है कि भारत किसी भी मुश्किल में फंसे तो देश का खजाना ऐसा हो कि जहां से हम चीज़ों को संभाल लें। जी, सरकार ने उस काम को किया। उसके बाद लेकिन इस प्रक्रिया में आम लोगों को इतनी मुश्किल हुई या मिडिल क्लास को, और उसको लेके अभी हाल में ही मार्शलस के जो सौरभ मुखर्जी उनकी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, वो सरकार के पास धीरे धीरे इनपुट पहुंचने शुरू हुए। और इसके लिए खासतौर पर अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया में जिस तरह लोगों का एंगर निकल के आया, गुस्सा निकल के आया, बार बार अलग अलग चीज़ों पर अभी भी आ रहा है। अभी आप एथेनॉल को देख लीजिए, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेके, उसको लेके लोगों की नाराजगी है कि साहब आप तो सस्ता खरीद रहे हो, हमको महंगा दे रहे हो। अब सरकार भले बयान दे रही है कि साहब एथेनॉल तो पेट्रोल से भी महंगा ले रहे हैं, 71 रुपीज़, फिर आप एथेनॉल मिला क्यों रहे हो उसमें? तो खैर इसने सरकार को असल में अपनी पूरी जो थिंकिंग है उसको बदलने के लिए मजबूर कर दिया। फिर सरकार को समझ में आया कि पैसा लोगों से लेने से काम नहीं चलेगा, पैसा लोगों के हाथ में जब बचेगा तो वो फिर सिस्टम में आएगा और वहीं से सरकार को रेवेन्यू भी ज़्यादा हासिल होगा। तो सरकार, और फिर जब ट्रंप ने अपना ये ला दिया तो फिर सरकार के सामने एक मजबूरी सी आ खड़ी हुई कि अब इसके अलावा, यानी लोगों को राहत देने के अलावा उसके पास कोई विकल्प बचा नहीं है। विशाल, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जो है टेलीकॉम सेक्टर से आ रही है। वोडाफोन आइडिया के लिए जून तिमाही में राहत भरी खबर आई। कंपनी ने अप्रैल जून 2025 के दौरान सिर्फ 5 लाख कस्टमर्स लूज किए। ये 2018 में वोडाफोन आइडिया के मर्जर के बाद से अब तक का सबसे कम नुकसान है। अब इसी बात को डेटा से समझिए। देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 में कंपनी को हर तिमाही औसतन 37 लाख कस्टमर्स खोने पड़ रहे थे। तुलना करें तो अब नुकसान जो है घटकर सिर्फ 5 लाख पर रह गया। ताज़ा अपडेट ये है कि जून 2025 तक वोडाफोन आइडिया के पास 19.77 करोड़ कस्टमर्स जो हैं बचे हुए हैं। प्रवीण सर, इसके अलावा वोडाफोन आइडिया अपने केपेक्स के लिए नॉन बैंकिंग सोर्सेज से फंड जुटाने की योजना बना रही है। सरकार से मार्च 2026 की समय सीमा से पहले एजीआर मामले को भी सुलझाने का आग्रह किया है। अब वोडाफोन आइडिया पर आपसे बेहतर कोई समझा नहीं पाता है। नए सीईओ भी आए हैं वोडाफोन आइडिया में। हाँ, तो देखिए, ये वोडाफोन आइडिया के लिए हाल के वक्त में जिस तरह की अनसर्टेनिटी से वोडाफोन आइडिया गुजर रही है उसमें ये सबसे बड़ी खबर है, जहाँ पे कि उसको एक बहुत बड़ी राहत इस बात को लेके मिली है कि उसका जो सब्सक्राइबर चर्निंग थी, जहाँ पे कि लगातार लोग छोड़ के जा रहे थे, 37 लाख आपने बताया क्वार्टरली नंबर है छोड़ के जाने वालों का एवरेज, उसमें जून क्वार्टर में सिर्फ 5 लाख सब्सक्राइबर्स ने कंपनी को छोड़ा है। इसका मतलब हम ये भी मान के चल सकते हैं कि इससे अगली तिमाहियों में हो सकता है नेट एडिशन भी हमको दिखाई दे। यानी जो नेगेटिव है पिक्चर, जो डेटा है, वो पॉजिटिव में भी बदल सकता है। बिल्कुल, जो अब हो ये सकता है कि जो नए यूजर हैं वो वोडाफोन आइडिया को ऑप्ट करें। अब इसकी वजह क्या है? बड़ी सबसे बड़ी वजह यह है कि वोडाफोन आइडिया ने हाल के पूरे जो वक्त है उसमें 4G और 5G को लॉन्च किया, अपना 4G को मजबूत किया है और 5G को कई जगहों पर उतारा है। और इसकी वजह से जो छिटक कर जाने का सिलसिला था उसमें हमको
लगाम लगती हुई दिखाई दी है विशाल। मोबाइल प्लान्स को भी लेकर भी कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत जो है प्लान्स को लाया गया है, ताकि लोगों को जो मार झेलने को मिल रहा था। कई बार हम लोगों ने टेलीकॉम सेक्टर की बात करते थे तो कहते थे कि जिस तरह से जियो, एयरटेल और तमाम जो टेलीकॉम कंपनियां वो रेट बढ़ाती थी तो लोगों ने पैसे की बचत के लिए बीएसएनएल को चूज़ किया, शिफ्ट हुए। हालांकि वहाँ भी उनको सर्विसेज नहीं मिली, फिर वो वापस होते हुए भी आए। लेकिन प्लान्स को लेकर भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कामकाज किया है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल प्लान को लेके आप समझिए कि देखिए, एक तो बड़ी चीज़ ये समझिए कि भले वोडाफोन आइडिया से सब्सक्राइबर्स का निकलने का सिलसिला रहा, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ प्लान्स को कम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कंपनी फाइनेंशियली खुद को मजबूत रखने की कोशिशों में लगी हुई है जी। अभी जब 249 रुपये का प्लान बंद हुआ, पहले जियो ने किया, फिर एयरटेल ने किया अपना प्लान और उसको ले जाके 299 और 279 रुपये और 1.5 GB पे लेके गए। यानी सबसे जो गरीब आदमी जो यूज करता था उन प्लान्स को कि भाई मुझे डेटा कम चाहिए, मुझे वॉइस सर्विस चाहिए, बस कॉलिंग चाहिए, तो वहाँ पर भी जब उसको भी अब बढ़ा दिया गया। यानी अब आपको सबसे निचला प्लान है वही 300 रुपये का या 279 रुपये का मिलेगा। उस कड़ी में वोडाफोन आइडिया भी, वो ऐसा नहीं कि वोडाफोन आइडिया भी इस स्टेप को नहीं उठा रही। प्लस क्या है कि इस साल के आखिर तक माना यह जा रहा है कि 15% टैरिफ फिर से बढ़ सकते हैं। तो यानी आम लोगों के ऊपर के जेब पर भले बोझ बढ़ेगा, लेकिन चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो या फिर वोडाफोन आइडिया हो, इनके आरपू बढ़ने का जो है वो इंतजाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द वोडाफोन आइडिया आगे उनके वे फॉरवर्ड? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि वोडाफोन आइडिया के लिए जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि उनके लिए केपेक्स को जुटाना या केपेक्स को डिप्लॉय करना वो एक बड़ी मुश्किल है। 25,000 करोड़ का जो लोन कंपनी लेना चाहती बैंकों से वो मिलना मुश्किल हो रहा, तो कंपनी अब नॉन बैंकिंग रूट्स के जरिए पैसा जुटाना चाहती। वहाँ कितनी सफलता मिलेगी, एक मुश्किल ये है। बैंकों की दिक्कत ये है कर्ज देने में कि बैंक चाहते हैं कि सबसे पहले एजीआर ड्यूज पे चीज़ें साफ हों। अगर एजीआर बकाया पे सरकार की तरफ से कुछ स्पष्टता आ जाती है तभी बैंक वोडाफोन आइडिया को नया कर्ज देना चाहते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा चर्चा करेंगे दिग्गज बैंकर और इन्वेस्टर उदय कोटक के बयानों की। अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया है। इसमें से 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो चुका है, जबकि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, यानी 6 दिन बाद से। इस बीच देश के सबसे बड़े अमीर बैंकर उदय कोटक ने कहा कि हमें इस मौके को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सरकार से छोटे उद्योगों की मदद करने के लिए भी कहा है। छोटे बिजनेस को बचाने के लिए उदय कोटक ने क्यों मांगी सरकार से मदद, क्या है बड़ा संकट, किन चीज़ों में तत्काल बदलाव करने की है ज़रूरत, पूरे मसले को समझेंगे प्रवीण सर से। सर नहीं, देखिए बिल्कुल, जब जिस तरह की ट्रंप के टैरिफ के बाद जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसमें अब बड़े बड़े जो देश के दिग्गज उद्योगपति हैं वो पॉलिसी लेवल पे सरकार को और बाकी अपनी बात को बेबाकी से रख रहे हैं कि आखिर इस मुश्किल वक्त में भारत को करना क्या चाहिए। और उसी में जो दिग्गज बैंकर हैं उदय कोटक, दुनिया भर में उनकी बात को सुना जाता है, भारत में भी बहुत लोग उनको सुनते हैं, समझते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत को अब पूरा ट्रांसफॉर्म खुद को करना होगा, नए सिरे से चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक जो खास बात जो मुझको उनकी पूरी इस इंटरव्यू में समझ में आई, वो ये कह रहे हैं कि जो छोटे उद्योग हैं सरकार को अब अपना पैसा निकाल के जेब से रखना पड़ेगा और डायरेक्ट फिस्कल जो असिस्टेंस है, यानी कंपनियों को छोटे जो एमएसएमईज हैं उनको सीधे तौर पर पैसा देना होगा ताकि वो इस मुश्किल घड़ी का सामना कर सकें और खुद को खड़ा रख पाएं। इट्स जस्ट लाइक स्टिमुलस सर, स्टिमुलस देने की बात ये स्टिमुलस पैकेज की तरह है जो कि छोटे कारोबारियों के लिए होगा। और इसमें ही अगर हम जोड़ लें नीलेश शाह को जोड़ लें, जिन्होंने कल ही हमारे यहाँ एक खास इंटरव्यू में ये बताया है कि अमेरिका जो कर रहा है वो बहुत बड़ा ब्लंडर है और भारत में एक बार चीज़ें दुरुस्त होंगी तो बाजार भी चलेगा और इकोनॉमी भी दौड़ती हुई दिखाई देगी। सर जब से टैरिफ वाला मामला आया है कई रिपोर्ट्स हम लोगों के पास आई है और कहा गया कि जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े हुए लोग और तमाम जितने भी जो छोटे मझोले जो सेक्टर्स हैं वहाँ 2 लाख या लाखों की नौकरियाँ जाने की संकट है। क्या इस कहानी को हम लोग इससे जोड़कर देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए संकट जाहिर तौर पर है और उसी से निपटने के लिए अब जैसा जो हमने डिस्कस किया कि भारत आरसीईपी के साथ जाने की कोशिश कर रहा है कि क्या आरसीईपी में हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्या ब्राज़ील, क्या रूस
या जो नए डेस्टिनेशन है, नए देश हैं, वहां पे भारत का सामान एक्सपोर्ट हो सकता है। तो बहुत सारे विकल्प इस वक्त सरकार की टेबल पर हैं। सरकार जीएसटी के तौर पर भी आपको एक तरह से सीधा सीधा फिस्कल फाइनेंशियल आपको असिस्टेंट देने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी जो सरकार की जिम्मेदारी है वो इस वक्त जो सबसे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, एमएसएमई से, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े, उनके साथ है। वहां सरकार को अपना खजाना एक तरह से उनके लिए खोलना होगा ताकि वो इस वक्त को झेल लें बाद में जब एक्चुअल टैरिफ हों, क्योंकि 27 तारीख से ट्रंप के टैरिफ लागू हो जाएंगे 25%। तो सरकार के सामने इस वक्त चुनौतियां भी हैं और ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।